थॉमसन मॉडल को डिस्कस किया, देन रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को, रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कस किया। अब बोहर एटॉमिक मॉडल जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो हमें पढ़ना है, लेकिन वो हम एकदम नहीं पढ़ सकते। बिफोर रीचिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, we must know what were the developments leading to the Bohr's model of atom। और उसी के लिए ये जो टॉपिक सब आ रहे हैं हमारे पास, उनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए, टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। दो डेवलपमेंट्स हुए जिनका बहुत ही मेजर रोल था बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में बाय द बोहर। और वो दो डेवलपमेंट्स क्या क्या थे? ड्यूअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiations possesses both wave-like and particle-like properties. Second, experimental results regarding atomic spectra। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम इस पहले वाले पॉइंट की बात करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। ड्यूअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiations possesses both wave-like and particle-like properties। तो ड्यूअल करेक्टर का मतलब क्या है? ड्यूअल करेक्टर का मीनिंग है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। मैं दो चार एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फिर इस टॉपिक को और ज़्यादा एलिबोरेट करूँगा मैं आपको। जैसे लाइट का कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो लाइट है वो अगर किसी प्लेन सरफेस पे फॉल की जाए तो वो एक सर्टेन एंगल से उस पर इंसिडेंट होगी और सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ये रे ऑफ इंसिडेंट है, ये रे ऑफ रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। तो ये बिल्कुल पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है लाइट इस समय। जैसे आपके सामने कोई वॉल हो, उस पर एक बॉल आप उसको फेंकेंगे तो बॉल जो है वो स्ट्राइक होकर के वापस आएगी, ऐसे ही लाइट भी स्ट्राइक होकर के स्प्लिन मिरर के सरफेस से वापस आ रही है। तो ये लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है। आगे और फिनोमिना पढ़ेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी आपके लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। ये तो बात रही पार्टिकल की, ये बात रही लाइट की। कि लाइट जो है वो इन तीन फिनोमिना की हेल्प से अपना पार्टिकल नेचर शो करती है लाइट। और जो वेव करेक्टर है लाइट का, वो आपने सुना भी होगा, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करेगी। और ये बात कैसे प्रूफ होगी? हम लाइट की वेवलेंथ बता सकते हैं, और वेवलेंथ जो है करेक्टरिस्टिक होती है किसी वेव की, जिसको हम लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं। हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक है किसी वेव की। जो लाइट है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, ये करेक्टरिस्टिक है किसी वेव की। तो ये जो वेव नेचर है वो एक फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ वेव्स। जैसे मान लीजिए कोई वेव है, एक ही कोई दूसरी वेव है, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे, तो देखेंगे जो रिजल्टेंट वेव है उसके लिए जो ये हाइट है, ये वाली, ये जो हाइट है ये वाला, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये डेप्थ जो है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है? जब दो वेव्स ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के साथ, तो, तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, देखिए, जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, तो जब दो वेव्स आपस में ओवरलैप करेंगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो हाइट है, ये डेप्थ है, क्या होती है? बढ़ जाती है।
तो ये जो फिनोमिना है ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स, ये कहलाती है आपका इंटरफेरेंस। फिर आपने ग्लास स्लैब में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लाइट वेव एंटर करेगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से। ये ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी 10th में पढ़ा हुआ है आपने। ग्लास स्लैब में लाइट का जो प्रोपगेशन है, मूवमेंट है, वो इस तरह से रहता है। और इस फिनोमिना को आप बोलते हो रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट का रिफ्रैक्शन वाली फिनोमिना है, ये आपको लाइट के वेव करेक्टर के बारे में बताएगा। और जो इंटरफेरेंस है, मिक्सिंग ऑफ वेव है, वो भी आपको वेव नेचर के बारे में लाइट के बताता है। ये मैंने आपसे लाइट के बारे में बात की। इसी तरह से जितने भी पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट हैं, जिनका एक डेफिनेट मास है, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिनका डेफिनेट मास है, वो सभी पार्टिकल नेचर शो करते हैं। और अगर ये पार्टिकल्स या ये ऑब्जेक्ट मूव करें सर्टेन वेलोसिटी से, तो ये वेव नेचर भी शो करते हैं, जिसको हम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एच एक कांस्टेंट है जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है एच की। एम यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और वी जो है वो वेलोसिटी है जिससे कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो डुअल करेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है, ये इनका कहना होता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चार्ज पार्टिकल, मैं बहुत स्पेसिफिक हो रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि जितनी भी हम बातें करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए ही होनी है अल्टीमेटली। यानी कभी कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी वेलोसिटी v से, हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास हम यूज करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हमें पता चल सकता है, और एच प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बात। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन हो, आप साइकिल से जा रहे हो आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, बाइक से घूम रहे हो आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, तो आपका मास अगर 60 kg है और आप 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो आप भी वेवलेंथ एमिट कर सकते हो। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं नेचर के अंदर, वो सभी डुअल करेक्टर रखते हैं। डुअल करेक्टर का मतलब है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आप बताते हो कि न्यूक्लियस और उसके बाहर शेल, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम है आपको, शेल में है, ऑर्बिट में है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और उसका एक डेफिनेट मास भी आपको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर शो हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वेलोसिटी v से किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिट में, तो वो कितनी वेवलेंथ को एमिट करेगा, किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा, वो हम लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। तो ये जितनी भी स्टडीज पहले टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो सब इसी बातों के आगे पीछे घूमती रहेंगी। अब मैं बताता हूँ एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है। एनसीईआरटी ये कह रही है हमारी कि जब जो स्टडीज की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, यानी कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करेगा, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं।
The electric and magnetic field components of an electromagnetic wave, these components have the same wavelength, frequency, speed, amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular planes. तो क्या क्या बातें इन्होंने बताई, देखिए इनकी वेवलेंथ कैसी होगी, सेम। मैं आपको बताता हूँ, देखिए वेवलेंथ कैसे देख सकते हो। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये उसकी वेव है ये। तो जो ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, और नीचे जो होता है एक्सिस के जिसको बोल रहे हैं, ये कहलाती है ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है वेवलेंथ, ये लैम्डा। दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ या दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है हमारे पास लैम्डा, वेवलेंथ। ये जो हाइट आप देख रहे हैं इस वेव की, मैंने अभी भी आपको बताया था, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो वेवलेंथ पता चल गई हमें, एम्पलीट्यूड हमें पता चल गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से 100 वेव्स निकलती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 100 सेकंड इनवर्स। यानी कि इस पॉइंट से एक सेकंड में 100 वेव्स पास करेंगे, इस तरह से वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड, वो कहलाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। और स्पीड आपको मालूम है, जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो आपको पता चल जाएगी, ठीक। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या जो भी चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करेगा, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रखते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, वेवलेंथ के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। देखिए कैसे क्लासिफाई किया हुआ वो आप समझिए। ये आपके सामने स्क्रीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ऑर्डर दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मिनिमम जो वेवलेंथ हम आज की तारीख में मेजर कर सकते हैं वो है 10⁻⁻16 ऑर्डर की, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं वो है 10⁸ ऑर्डर की। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है जो हमारे पास आज की तारीख में टेक्निक्स नोन है, जो आज की तारीख में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नोन है, डिवाइसेस नोन है, बेस्ट साइंटिस्ट नोन है, वो पूरी अपनी कोशिश करके मिनिमम जो वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, लैम्डा मेजर कर सकते हैं, वो 10⁻⁻16 ऑर्डर की ही कर सकते हैं, और मैक्सिमम 10⁸ ऑर्डर की ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की वेवलेंथ वो मेजर नहीं कर पाएंगे, या 10⁻16 से कम की वेवलेंथ तो मेजर नहीं कर पाएंगे आज की तारीख में भी। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने इस तरह से क्लासीफाई किया है, भाई जिनका वेवलेंथ का ऑर्डर -16 से और इतने के बीच होगा, -11 मान लो, तो वो गामा रेस कहलाएंगे। -11 से लेकर के और ये -7 तक रहेगा तो गामा एक्स रेस कहलाएंगे। जब आप कैथोड रेस को, एक्सिस कैसे बनती है, जब आप कैथोड रेस को किसी हैवी मेटल पर स्ट्राइक कराएंगे, जैसे टंगस्टन को, टंगस्टन का सिंबल होता है W, स्ट्राइक कराएंगे तो इसके बाद जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो कहलाएंगी आपकी एक्स रेज। एक्स रेज कैसे बनती है, कैथोड रेस को
जब हम किसी हैवी मेटल जैसे टंगस्टन पर स्ट्राइक कराएंगे तब जो है आपकी एक्सरेज बनेंगी, और इन एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही इन्हें हम बोन्स में हुए फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में काम में लेते हैं। फिर इसके बाद आ गया अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद इंफ्रारेड, और इनके बीच में देख रहे हैं आप ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये वो स्पेक्ट्रम है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया है। ऊपर वाले ने हमारे लिए एक रेंज दी है कि हम 400 मीटर नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से लेकर के और 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को ही देख पाते हैं। इससे कम की लाइट को नहीं देख पाएंगे, और इस वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ की लाइट को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और ऊपर ने देखिए कितने सारे रेडिएशंस दिए हैं, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल कलरफुल दुनिया छोड़ दी। आप देख सकते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में सब कैसे हैं, कलर्ड है। विवग्योर जिसे आप बोलते हो, वायलेट से स्टार्ट होकर के रेड में, पूरी दुनिया ऐसी में ही है, सतरंगी जिसे बोलते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है विजिबल स्पेक्ट्रम, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का, और ये कहलाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। ये हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाया है। नेक्स्ट है आपके पास इंफ्रारेड रीजन, देन माइक्रोवेव, देन एफएम रेडियो। जो आप एफएम रेडियो सुनते हो, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलस। फिर एएम, उसके बाद फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी रहती है, लॉन्ग रेडियो वेव। नाम में ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, विच ऑफ द वेव और विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, गामा रेज की होगी। कौन सा रीजन आपका विजिबल रीजन है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर का जो रीजन है वो आपका विजिबल रीजन है। इसकी लाइट को आप देख सकते हैं। ऊपर वाले ने कुछ एनिमल्स हैं जिनको हमसे ज़्यादा कैपेसिटी दी है रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने की। आपने देखा होगा जो बिल्ली वगैरह होती है, डॉग्स वगैरह होते हैं, वो अचानक से रात में भौंकना शुरू कर देते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ रेज दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो उससे अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है, और वो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ों रेडिएशन से उसको भगा दें। तो उनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है हमसे, लेकिन हमारी जो है ये विजिबल रेंज की रेडिएशंस वाले ने हमें दिए हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। ये जो आपके सामने रिलेशन लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास रहेंगे। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज वेलोसिटी। तो इस तरह से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मास m का वेलोसिटी v से, तो वो वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी बाइक पे जा रहे हो और आप वेव एमिट कर रहे हो, तो हमें वो वेव दिखाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस वेव की जो आप एमिट कर रहे हो उसकी जो रेंज हो वेवलेंथ की, दैट हैज़ टू बी 400 टू 750 नैनोमीटर। अगर इसके बियॉन्ड होगी या इससे लेस होगी तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वेवलेंथ एमिट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमें तभी पता चल पाता है अपनी आंखों से, जब हमारी जो जो रेंज वेवलेंथ की वो एमिट कर रहा हो वो 400 से 750 मीटर के नैनोमीटर के बीच का हो। इससे कम का अगर होगा तो हमारे पास टेक्निक्स हैं, हम पता कर सकते हैं कि रेडिएशन एमिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इससे ज़्यादा करेगा तो टेक्निक्स हैं हमारे पास, रेडिएशन एमिट हो रहे नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम उसको देख पाए अपनी आंखों से वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी आइज के लिए जो जो रेंज डिसाइड की है वो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच की है। हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा के बीच में। न्यू फ्रीक्वेंसी है और सी लैम्डा है। तो आप देख सकते हैं जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये वी नहीं है, ये एक्चुअल में न्यू है, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना
वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। देखिए यहाँ वेवलेंथ कितनी 10⁸ ऑर्डर की है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10⁻0 ऑर्डर की। यहाँ पर 10⁻24, वेवलेंथ -16, तो सॉरी वेवलेंथ -16 यस, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है 10⁻24। यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसके बारे में मैंने आपसे क्लास 11 के जो यूनिट 1 है उसमें भी जिक्र किया था, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं ये मान के चल रहा हूँ काफ़ी बच्चे ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि कैसे नील्स बोहर ने इस बात का पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में जब रोटेट करते हैं, ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, तो वो ना तो एनर्जी को लूज़ करेंगे और ना ही एनर्जी को एमिट करेंगे। और किस तरह से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में अगर जाते हैं तो वो हमें कैसे पता चलेगा, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाते हैं तो कुछ वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये सारी स्टडीज़ के बेस पर ही पता चल पाता है। ये हम इस समय जो डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैंने ये समझाया कि जो हम बात कह रहे हैं कि हर पार्टिकल का डुअल बिहेवियर होगा, पार्टिकल नेचर भी रखेगा, वेव नेचर भी रखेगा, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हेल्प से कंफर्म कर सकते हैं। हम बता सकते हैं देखिए ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये इस वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है, और उस वेवलेंथ की लाइट को हम पता भी कर सकते हैं, हमारे पास नोन टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। यानी कि ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जो ऑब्जेक्ट है या जो चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है तो। जिसका मास होगा, हम डेफिनेट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बताते हैं, इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर तो प्रूफ हो ही रहा है। तो मैं स्टेटमेंट को देखिए दोबारा पढ़ रहा हूँ। ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन means that radiations possesses both wave like and particle like properties। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो भी आपने देखे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पर करेक्टराइज्ड हैं, ये वेव लाइक तो आपने देख ही लिया उनकी वेवलेंथ है, और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दोनों शो करते हैं। और पार्टिकल प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मास mv वेलोसिटी से मूव करे तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप किसी पार्टिकल के लिए कह रहे हैं कि उसका मास m है, डेफिनेट मास है, आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि शेल में रहेगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जैसे, तो वो बात कंफर्म हो रही है कि उसका पार्टिकल नेचर भी है। तो जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसकी बात को करेंगे। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात हम कर लेते हैं, और वो करेक्टरिस्टिक क्या हैं वो मैंने आपको भी बताया, एक बार और डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैसे करेक्टराइज हम करेंगे। और जैसा आप देख रहे हो इस स्पेक्ट्रम में, इस कलर बैंड में, कि जो लाइट है वो वेवलेंथ की फॉर्म में करेक्टराइज की जा रही है ना। तो इस तरह से ही हम करेंगे। जैसे मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि जो वेव्स हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है। ये इनका ओरिजिनल एक्सिस है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे कई सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, और कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें से होकर के ऐसे निकल गया। तो जब ये ऐसे निकलेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल की,
वो काइनेटिक एनर्जी जो इसके कांटेक्ट में पार्टिकल्स आएंगे उनको मिल जाएगी, और ये इस तरह से वेव्स जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वेव्स का मतलब है जब कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी नियर बाई पार्टिकल्स को दे देता है, तो उनमें जो है दोनों, उसकी जो मीन एक्सिस है उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स उनमें वाइब्रेशन आ जाता है, उनकी एनर्जीज जो है बढ़ जाती हैं और वो इस तरह से वेव की फॉर्म में आ जाता है। अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, और ये कहलाता है आपका ट्रफ। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो वो कहलाएगा आपका वेवलेंथ, या ऐसा ही बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि दो बराबर बराबर जो आपकी क्रेस्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी आपकी वेवलेंथ, या दो बराबर बराबर आपके ट्रफ हैं उनकी डिस्टेंस आपकी कहलाएगी wavelength. The distance between two consecutive crests or trough is called wavelength. दूसरी बात हम आपसे ये डिस्कस कर रहे थे, जो हाइट है क्रेस्ट की और जो डेप्थ है क्रेस्ट की वो कहलाएगा, ट्रफ की सॉरी, वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। इसको हम ए से शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हाइट है क्रेस्ट की वो कराएगा एम्पलीट्यूड, और जो डेप्थ है ट्रफ की वो भी आपका एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। The height of the crest or the depth of the trough is called amplitude. आप देख सकते हैं ये दोनों जो बातें हम कर रहे हैं, ये दोनों लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जो यूनिट है वेवलेंथ की वो होगी मीटर, और जो एम्पलीट्यूड है उसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक वर्ड लेटर है ये, न्यू से एक्सप्रेस करते हैं, वी नहीं है, न्यू है। और फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको भी बताया था, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहाँ से ले लें आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर एक सेकेंड में 50 वेव पास होती हैं इस तरह से, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब है कि कितने वेव्स जो हैं एक सेकंड में इस डिस्टेंस से पास हुई। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो होती है सेकंड इनवर्स, या इसी को आप हर्ट्ज बोल देते हो। आपने कई बार आकाशवाणी रामपुर सुना होगा, तो वहाँ पे बोलते हैं आप जो है इस मीडियम वेव पर इस इतनी फ्रीक्वेंसी पर इतने हर्ट्ज पर रामपुर का आकाशवाणी केंद्र सुन रहे हैं। आज सभी बच्चे रामपुर का आकाशवाणी केंद्र सुनेंगे, कितने हर्ट्ज पर आता है मुझे बताएंगे। आपने एफएम के बारे में बहुत सुना है, 92.1 एफएम, 91.4 एफएम, है ना, लाल मिर्ची रेड मिर्ची जो भी आता है, तो वो एफएम क्या है, वो उनकी वेवलेंथ ही बता रहा है। 92.1 वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल्स पर ही वो आपको सुनाई पड़ रहा है, उसी में आपको ट्यून्ड करना पड़ेगा, तब जा करके आपको वो सॉन्ग्स वगैरह या उस स्टेशन से आवाज़ आपको मिलेगी। तो अभी तक आपने वेवलेंथ बताई, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। फिर आपने बताया एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होगी हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। एक और हम यहाँ पढ़ेंगे, वो कहलाता है हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू बार से एक्सप्रेस करते हैं, न्यू बार। और ये क्या होता है आपका 1/λ, यानी कि किसी भी यूनिट लेंथ में, यानी कि 1 मीटर लेंथ में कितनी वेवलेंथ आएंगी वो उसका वेव नंबर कहलाएगा। 1 मीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी वो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ वन वेव, यानी कि वेवलेंथ। तो आपको नंबर ऑफ वेव्स पता चल जाएंगे, इसका यूनिट रहेगा मीटर इनवर्स
या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, जैसा भी आप डिस्टेंस लेंगे वैसा हो जाता है। तो वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, सॉरी, नंबर ऑफ वेव्स इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। तो इनकी कुछ डेफिनेशन जो मैंने आपसे की बात, ये मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ। देखिए जो लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। द SI unit of frequency is hertz. It is defined as the number of waves that pass a given point in 1 second। ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ गई आपके पास। ये वेव नंबर के बारे में बात हो रही है। द अनदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशल स्पेक्ट्रम इज वेव नंबर। वेव नंबर ये वाली बात कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में चाहे वो आप 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, रहेगा पर यूनिट ही। इसकी जो यूनिट है वो रेसिप्रोकल होगी, जैसे बताया आपको मीटर इनवर्स, लेकिन आप कॉमनली इसको ऐसा यूनिट यानी कि सेंटीमीटर में भी, मतलब ऐसा यूनिट तो मीटर इनवर्स हो गई, लेकिन ज़्यादातर आप सेंटीमीटर इनवर्स में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए एक प्रॉब्लम है आपके पास, इसको हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से। इन फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमें मिलते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है? द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, आपने सुना होगा, इट इज़ विविध भारती। यू आर लिसनिंग द न्यूज़ फ्रॉम कनकलता। आप सुनते हैं ऐसे, कनकलता उनका एक अच्छे मतलब कि न्यूज़ रीडर हैं। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ इतने किलो हर्ट्स। किलो मतलब 10⁻³ फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, न्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। देखिए सी मैंने अभी आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट रहता है, और वो लगा दिया आपने फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में, तो आप इसे हर्ट्स में चेंज कर लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो ये वेवलेंथ आपको मिल जाएगी 219.3 मीटर। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम है, द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सपेंड फ्रॉम वायलेट टू इतने मीटर। ये आपको मालूम है, अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम दिखाया था, कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक रहेंगे। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, इनको फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताना है। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा आप कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। सी स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड इनवर्स यानी कि हर्ट्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही डायरेक्ट फार्मूले हैं जिन पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। एक और प्रॉब्लम देखेंगे, कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। इसमें वेवलेंथ दी हुई है आपको कितना, 5800 आंगस्ट्रॉन्ग। आंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10। तो ये 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आप मीटर पर सेकंड में लेते हो, तो ये मीटर में वेवलेंथ छोड़ना आप। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन लेमडा। ये वेव नंबर है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1, और ये वेवलेंथ आ गई, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आपके पास है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू बार इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो मैं इसी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं उसको जरा प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत तेजी से। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप भी करके ले आएंगे आज, एक आध मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए क्या कह रहे हैं, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। यहाँ पे वेवलेंथ तुम्हें दी गई है, लैम्डा दिया गया है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं 580 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 9, खुशियों की चाबी। 580 इंटू 10⁻⁻9। मैंने आपको कहा था 2 यूनिट तैयार कर लें, नैनो और पिको। पिको होता है 10⁻12
और नैनो होता है 10⁻⁹। तो आपने इसको -9 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, न्यू आपको मालूम करना है, न्यू एंड वेव नंबर यानी कि न्यू बार, ये दो चीज़ें आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, इसके बिना बात नहीं बन पाएगी। सी आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट रहेगी 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, आपको स्पीड ऑफ लाइट वहाँ दी नहीं जाएगी, आपको खुद लगाना होगा। और वेवलेंथ को आपने मीटर में चेंज कर लिया 580 इंटू 10⁻⁹। इससे आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। फिर आपको निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर के लिए क्या करने वाले हैं, न्यू बार से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/λ। तो 1/λ, लैम्डा कितना होता है 580 इंटू 10⁻⁹। वेवलेंथ आपने पता है ना, ये आपने चेंज कर लिया 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो मीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा। आज कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा करने के लिए घर से, उससे आप करेंगे सभी बच्चे। और वो प्रॉब्लम कौन कौन सी रहेंगी देखिए।